चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंटिन्यूटी। हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था जिसका नाम है कंटिन्यूटी। ठीक है। कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले हमें हल्का फुल्का लिमिट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, लिमिट क्या है, क्या होता है, तो हम बस बेसिक लिमिट के बारे में देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी को चलो बेसिक लिमिट के बारे में देखेंगे कि बेसिक लिमिट क्या होता है। ठीक है, फिर जहां जहां हमें आगे लिमिट का जो जो फॉर्मूले का जरूरत पड़ते रहेगा हम उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी है, बट कंटिन्यूटी के लिए हमें हल्का फुल्का लिमिट की जरूरत है, तो हल्का फुल्का बेसिक लिमिट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ध्यान से देखिएगा, लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यू। सबसे पहले समझिएगा, लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यू। ठीक है, लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, आंसर सेम जैसा बहुत बार दिख सकता है, बट मैं ग्राफिकली फॉर्म में भी दिखाऊंगा कि अलग अलग कैसे दिख सकता है। ये लिमिट का मतलब अप्रोचिंग वैल्यू, मतलब वैल्यू किसके तरफ जा रहा है, ये नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू उसका क्या है, उसका मतलब वैल्यू किसके तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम एक फंक्शन ले लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अगर मैं क्या करूं, x का वैल्यू डायरेक्टली 2 पुट कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, f का वैल्यू डायरेक्टली अगर 2 पुट कर दिया तो 2 प्लस 2 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन कि डायरेक्टली हम लोगों ने इसका जो वैल्यू पुट कर दिया डायरेक्टली आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 बोला गया, x का वैल्यू 2 पुट करने पे डायरेक्टली जो पुट कर दिया वो आ गया हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखते हैं लिमिट का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं अगर हमारे पास 2 है, ठीक है 2 है, 2 से पहले हमारे पास क्या नंबर है 1 है, 1 2 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर है 3 है। अगर मैं 2 की तरफ बढ़ूं, अब मेरा वैल्यू 2 नहीं है बट अब मैं क्या कर रहा हूं 2 की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब मैं 2 की तरफ बढ़ रहा हूं, अब 2 की तरफ बढ़ने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ सकता हूं यानी कि 1 की तरफ से 2 की ओर बढ़ सकता हूं, दूसरा मैं राइट हैंड साइड से बढ़ सकता हूं यानी कि मैं राइट हैंड साइड से 2 की ओर बढ़ सकता हूं। ठीक है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा मैं जिसमें हमारा आंसर अलग अलग आ जाएगा, आप लोग को अभी देखने को मिलेगा। बट सबसे पहले मैं चीजों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से बढ़ सकते हैं 2 की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ से बढ़ सकते हैं। मान लेते हैं x की तरफ मैं बढ़ता हूं लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x का वैल्यू मेरा हो सकता है 1.9 ऐसा दिखेगा, 1.99 ऐसा दिखेगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ता रहूं 1.999 ऐसा दिखता रहेगा। ठीक है, तो x प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए। 1.9 प्लस 2 यानी कि 3.9, 3.99 यानी कि 3.999। मेरे को क्या नजर आ रहा है, जब मैं x का वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, मेरा x प्लस 2 जो है उसका वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रहा है, 4 की तरफ बढ़ रहा है। उसका वैल्यू 4 है नहीं, अभी भी देखिए मैंने x का वैल्यू, x प्लस 2 का वैल्यू 4 लिखा नहीं है और मैंने x का वैल्यू भी 1.9 या 2 लिखा नहीं है। मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि इसका वैल्यू जो है वो 2 की तरफ बढ़ रहा है, x का वैल्यू अगर 2 की तरफ बढ़ रहा है तो x प्लस 2 का वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, यही हमारा लिमिट होता है। सिमिलरली अगर x का वैल्यू मैं 2 की तरफ बढ़ूं, लेकिन इस बार बढ़ू हम लोग राइट हैंड साइड से। ठीक है, x का वैल्यू मैं 2 की तरफ बढ़ रहा हूं, बट अब मैं कहां से बढ़ रहा हूं, अब मैं बढ़ रहा हूं राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड से बढ़ेंगे तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2.1, 2.01, 2.001। इस तरीके से क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से जो है 2.1 आया, 2.1 के बाद 2.01 आएगा, 2.01 के बाद 2. तो राइट हैंड साइड से मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड टू एक्स इक्वल टू 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो उस हिसाब से x प्लस 2 का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 4.1, 4.01, 4.001। हमें ये देखने में क्या लग रहा है कि हमारा जो ये वाला वैल्यू है ये भी क्या कर रहा है, हमारा 4 की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर मैं x प्लस 2 को राइट x का वैल्यू 2 की तरफ ले जाऊं तो मेरा x का प्लस 2 का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा लिमिट होता है कि कौन सा वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, मेरा एफ एक्स था x प्लस 2,
एफ एक्स था एक्स प्लस टू। तो लिमिट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, लिमिट का मतलब अप्रोचिंग वैल्यू होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का वैल्यू जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहा हूँ टू की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। अब इसका वैल्यू बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट, यानी कि हम लोग राइट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं, जो चीज हम लोग राइट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब बहुतों को ये लगेगा कि सर इतना माथापच्ची करने का क्या जरूरत है, डायरेक्टली एक्स का वैल्यू टू पुट कर दिया, टू प्लस टू इक्वल टू फोर आ गया, इतना कुछ करना ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लिमिट का वैल्यू कभी कभी बहुत अलग आता है और फंक्शन वैल्यू कभी कभी बहुत अलग आता है, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम ऐसा ले लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। जिसको जिसको नहीं पता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, 1 2 3 4, मैं जो भी नंबर लूंगा अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर देगा। जैसे हम मान लेते हैं 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं 1.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर वैल्यू 1 आ जाएगा। जैसे इसके बीच में कोई नंबर ले लेता हूँ 3.4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 3.4 ले लिया, तो 3.4 और 3 के बीच 3.4 का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर होगा कौन सा होगा, 3। तो अगर वो इंटीजर नहीं होता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर वैल्यू देता है, और अगर इंटीजर होता है तो वो इंटीग्रल वैल्यू ही दे देता है, ठीक है। 5 होगा तो उसका वैल्यू 5 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस टू प्लस 5, चलो हमने ऐसा ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 5, ठीक है। हमारा x का वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं हमारा अब लिमिटिंग वैल्यू निकालूं, ठीक है, अब मैं क्या करूं, लिमिटिंग वैल्यू निकालूं, तो 1 की तरफ बढ़ने के मेरे दो रास्ते हैं, ठीक है। या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ सकता हूं या तो मैं राइट हैंड साइड से बढ़ सकता हूं, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ूं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.99 हो सकता है, 0.999 ऐसा हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 प्लस टू, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.99 प्लस टू, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.999 प्लस 2। तो 0.9 इसके लेफ्ट हैंड साइड, 0.9 मतलब क्या, 0 और 1 के बीच का नंबर है, इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, तो 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, यानी कि ये कितना आ गया, 2 2 2, ठीक है। या फिर 2 2 2 मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर में जो भी वैल्यू आएगा हमारा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टू आएगा उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड लिमिट, यानी कि इस बार जो x का वैल्यू 1 की तरफ बढ़ेगा वो किसके तरफ से बढ़ेगा, 2 की तरफ से बढ़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2.1, 2.01, सॉरी 1.1, 1.01, 1.001 ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो f ऑफ x जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टू नहीं था, मेरे ख्याल से 5 था ये, चलिए कोई बात नहीं, इसको 2 ही रख देते हैं, मतलब फिर पूरा मिटाना पड़ेगा। 1 प्लस 2 3, मैं इधर चेंज करके 3 कर देता हूँ, इधर क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने गड़बड़ी कर दिया तो कर दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टू, तो इधर 1.1 प्लस टू, 1.01 प्लस टू, 1.001 प्लस टू, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस टू, 1 प्लस टू, 1 प्लस टू, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 3 3। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रहा है 2 और हमारा राइट हैंड लिमिट निकल रहा है 3, और हमारा फंक्शन वैल्यू निकल रहा है 3। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली अगर x की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा लिमिट वाला वैल्यू आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज समझ में आ गया कि लिमिट क्या होता है, कि किसी नंबर का मैं जिस तरफ से बढ़ूंगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से बढ़ूंगा तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट हैंड साइड की तरफ से बढ़ूंगा उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब ध्यान से देखिएगा,
अब इसको लिमिट वाले सिंबल वाले फॉर्म में कैसे लिखते हैं? मान लेते हैं मेरे पास x प्लस टू, ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। अगर मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और x किसकी तरफ जा रहा है, टू की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट, ये बस एक सिंबल है, ये बताता है कि x का वैल्यू जो है वो टू की तरफ जा रहा है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है तो ऊपर ऐसे एक माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और अगर लिमिट x टेंस टू टू, अगर वो राइट हैंड साइड से जा रहा है तो उसके टू के ऊपर ऐसे प्लस लगा देंगे एफ ऑफ एक्स, और ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, उसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। अगर इसी क्वेश्चन में देखें, हम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे, इसी क्वेश्चन में देखें, अगर लिमिट x टेंस टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स कितना था, x प्लस टू था, उसका वैल्यू कितना निकल के आया, टू। तो लिमिट x टेंस टू टू प्लस एक्स प्लस टू, इसका वैल्यू भी कितना निकल के आया, टू। तो इसमें क्या हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जा रहा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब हम लोग बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। उस केस में बोलते हैं हम लोग लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जा रहा है, इधर देखिए, लिमिट x टेंस टू वन माइनस, और ये क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टू, इसका वैल्यू निकल गया था टू, और लिमिट x टेंस टू वन प्लस और x प्लस टू, और इसका वैल्यू निकल गया था हमारे पास थ्री। तो इस केस में क्या हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऐसा आ जा रहा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा होता है तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग लिमिट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इतना तक हम लोगों ने देख लिया, हम लोग बस शॉर्ट फॉर्म में फटाफट देख रहे हैं। अब हम लोग मान लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस जगह पे, हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने क्या, अब हम लोग ऐसा सिचुएशन कर लेते हैं कि लिमिट, अगर कोई मान लेते हैं x टेंस टू a की तरफ जा रहा है, ठीक है, नोट बना के लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू a की तरफ जा रहा है और कोई फंक्शन है a, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखेंगे। और अगर इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाता है कि लिमिट, चलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि ये अगर कहीं पे अगर a यहाँ पे है तो x की तरफ जो है, a की तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट, यानी कि इस बार जो a की तरफ कोई वैल्यू बढ़ा जा रहा है वो कहाँ से बढ़ा जा रहा है, राइट हैंड साइड से बढ़ा जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। जब दोनों चीजें इक्वल हो जाता है, व्हेन लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, तो हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, और उसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x, ना x इक्वल टू x टेंस टू a माइनस x टेंस टू a प्लस, वैसे नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं और बोलते हैं इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करिए, ठीक है, उसको लिमिट को एग्जिस्ट कर देते हैं, लिमिट। और मान लेते हैं कि ये जो इक्वल हुआ ये किसी ना किसी वैल्यू l के बराबर आ गई, ठीक है, ये जो लिमिट एग्जिस्ट किया ये किसी ना किसी वैल्यू l के बराबर आ गया, ठीक है, और लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट, और ये जो l आया इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग, जो वैल्यू निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू, या फिर वैल्यू ऑफ लिमिट, या फिर सिंपली लिमिट, ठीक है। तो ये था पूरा कहानी लिमिट का, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आता है, ये तो लिमिट का हमने देख लिया, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आता है, ठीक है, नोट में दूसरा पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट चीज और आता है। मान लेते हैं मेरा एक फंक्शन दिया गया है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, या फिर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x। इसको क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे है हमारा a, ठीक है, मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और मेरा x किसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। मैं क्या कर लेता हूँ, एक बहुत ही छोटा सा एक वैल्यू ले लेता हूँ h, बहुत ही छोटा सा वैल्यू, इसमें मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा सा समझने में आसानी हो।
तो ए के आगे जो ये एच वाले पोर्शन पे जाके नंबर आएगा, एच डिस्टेंस आगे, ए के एच डिस्टेंस आगे कौन सा नंबर आएगा, ए प्लस एच। सिमिलरली अगर एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस ले लूं एच पीछे की तरफ, तो वो जो पॉइंट आएगा वो हमारा आ जाएगा ए माइनस एच। समझने की कोशिश कीजिएगा, ए के जस्ट बहुत आगे एक पॉइंट ले लूं वो हमारा आ जाएगा ए प्लस एच, और ए के पीछे हम एक पॉइंट ले लेते, एच डिस्टेंस पीछे एक पॉइंट ले लेते हैं, वो हमारा आ जाएगा ए माइनस एच। ठीक है, अब हमें निकालने के लिए दिया गया फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, हमें निकालने के लिए दिया गया लेफ्ट हैंड लिमिट, हमें निकालने दिया गया x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x। यानी कि हमें क्या, हमारा x किसकी तरफ जाना चाहिए, a की तरफ जाना चाहिए। x किसकी तरफ जाना चाहिए, a की तरफ जाना चाहिए, बात इतना ही है बस। और कहां से जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से जाना चाहिए मतलब यहां से जाना चाहिए। ठीक है, यहां से जाना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा कि इसी पूरे चीज को अगर मैं x का वैल्यू a माइनस एच पुट कर दूं, ध्यान से देखिएगा, इधर 2 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया। अगर मैं 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ूं तो 2 का कुछ वैल्यू कम हो के 2 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि 1.9 1.9 ऐसा वैल्यू कम रहेगा और उसके बाद 2 की तरफ बढ़ेगा। अगर राइट हैंड साइड से बढ़े तो वैल्यू 2 से ज्यादा रहेगा, जैसे 2.1 2.01 और ऐसे कर करके वैल्यू वो जो है बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा x का वैल्यू क्या ले लिया मैंने, a माइनस एच। एक्स का वैल्यू मैंने ले लिया a माइनस एच। अब अगर h का वैल्यू को मैं जीरो कर दूं, जीरो की तरफ ले जाऊं, h का वैल्यू को अगर मैं जीरो की तरफ ले जाते रहूं तो मेरा x का वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली a की तरफ जाते रहेगा। आप खुद सोचिए, ये जो h है इसको अगर मैं जीरो की तरफ ले जाते रहूं तो ये जो x है सिर्फ और सिर्फ a की तरफ जाएगा, क्योंकि h जीरो हो गया तो बचेगा क्या, a। तो यानी कि अगर h को मैं जीरो की तरफ ले जाऊं तो मेरा x जो है किसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ जा रहा है। और हमें भी यही बोला गया है क्वेश्चन में कि हमारा x जो है वो a की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये पता लगाना है कि लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है या राइट हैंड साइड से जा रहा है। मान लेते हैं, ऐसा ले लेता हूँ 2 माइनस एच। अगर h का वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन जीरो है नहीं, ठीक है, जीरो की तरफ जा रहा है, मान ले सबसे पहले आया 1 तो 2 माइनस वन क्या आया 1, फिर आया मान लो 0.1, 0.1 मतलब क्या 1.9, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके जब h का वैल्यू कम होते जा रहा है, 2 माइनस के फॉर्म में है, तो ये 2 की तरफ जाएगा, लेकिन 2 की तरफ कौन से फॉर्म में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा, क्योंकि हमें देख रहा है कि वैल्यू कम हो के कम, क्योंकि 2 माइनस हो रहा है तो माइनस हो रहा है तो कि ऑब्वियसली उसका वैल्यू कम होते रहेगा, और कम होते 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 कहां तक पहुंच जाएगा, वो 2 तक पहुंच जाएगा, यानी कि 1.9 1.99 इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट को, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको मैं क्या कर सकता हूं, अगर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x ऐसा दिया हुआ है तो x की जगह में लिमिट x की जगह में a माइनस h लिख सकता हूं, और x टेंड्स टू a की जगह में h टेंड्स टू 0 लिख सकता हूं, क्योंकि अभी ये सेम चीज हो जाएगा। x को अगर मैं क्या पुट कर दिया, x को a माइनस h पुट कर दिया, तो h अगर जीरो की तरफ जाएगा तो x किसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ जा रहा है। तो यही पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं सेम चीज बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिमिलरली सेम पैटर्न में हम लोग लिख सकते हैं। अगर हमारा कोई राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, तो उसको लिख सकते हैं f और सॉरी लिमिट h टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। इसमें हमने क्या किया, x का वैल्यू a प्लस h पुट किया। जब h का वैल्यू को हम 0 की तरफ ले जाएंगे तो x का वैल्यू ऑब्वियसली अपने आप a की तरफ जाएगा, बट इस बार कहां से जाएगा, राइट हैंड साइड से जाएगा। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अभी के लिए, अभी के कंटिन्यूटी के लिए हमें इतना जानना काफी है। ठीक है, अभी के कंटिन्यूटी के लिए हमें इतना जानना काफी है। फिर जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाएगा हम वैसे वैसे लिमिट जो है उसको सीखते जाएंगे। ठीक है, तो अभी इतना में काम बन जा रहा है अपना, तो अभी इतना में काम चला लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं हमारे कंटिन्यूटी पे कि कंटिन्यूटी हमें क्या बताता है। ठीक है, कंटिन्यूटी हमें क्या बताता है, इस चीज को चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी ध्यान से देख लीजिए, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, अभी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, ये रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, रियल फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज जो है दोनों रियल वैल्यू हो।
is said to be a continuous at a point A if in its domain if limit x tends to a f exists and equals to f of e। ठीक है, मैंने बताया था लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने ऊपर में सारा चीज लिखा हुआ था। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए तब लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, और कंटिन्यूटी का मतलब सबसे पहला चीज समझिएगा, अगर ग्राफिकली हम कंटिन्यूटी को समझे, ठीक है, तो ग्राफिकली कंटिन्यूटी को समझने का मतलब हो गया कि ऐसा चीज जो हम लोग मान लेते हैं, हम कोई चीज ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई चीज ड्रॉ करें, अगर बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर दिया तो ऐसा आ गया, और कोई चीज ड्रॉ करे यहाँ क्या, फिर मान लो पेन को उठा के, तो ये क्या ब्रेक हो गया, यहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, तो इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ ऐसा बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और ऐसा जिसका भी ग्राफ बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ कुछ फंक्शन है हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं ये भी बता देना चाहूंगा, इसी में नोट में लिमिट का ही एक पॉइंट है, मैं ये भी बता देना चाहूंगा, ठीक है, ताकि कहीं याद रह जाए। लिमिट जो होता है, ध्यान से देखिएगा, इफ लिमिट इफ फंक्शनल, ऐसा लिख देते हैं कि इफ, लेट से, मान लेते हैं इफ का मतलब अगर हो जाएगा, हम ऐसा ले लेते हैं कि लेट f of a does not exist। हम ऐसा मान ले रहे हैं कि हमारा f of a यानी कि फंक्शन ऑफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द फंक्शन f of x। हम ऐसा मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f of x, उसके लिए क्या कर रहा है, f of a जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए f of a जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बट लिमिट में exist for, but limit may exist for x tends to a for the function f of x। यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा समटाइम्स इट में हैपन कि ऐसा हो सकता है कि हमारा फंक्शनल वैल्यू a पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट a पे हमारा लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट आ रहा है। तो इसका मैं ग्राफिकली थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को। इसको हमने x ले लिया, इसको हमने y ले लिया। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है इस तरीके का कि ऐसा, ठीक है, और ऐसा, और ये मान लेते हैं हमारा 2 है। ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारा 4 है, और ये मान लेते हैं हमारा 10 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, अगर मैं 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ूंगा, अगर मैं 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ूंगा तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, LHL वैल्यू मेरा इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू 2 की तरफ मैं लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ा तो मेरा y का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स, मेरा जो एफ एक्स का फंक्शन है वो 4 की तरफ जाएगा। बट अगर मैं RHL करूं, ठीक है, तो RHL करूं तो मैं राइट हैंड साइड से बढ़ूंगा तो मेरा वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, 10 की तरफ जा रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट LHL इज डज नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और f of 2 जो है वो भी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि देखिए f of 2 पे हमने क्या ओपन सर्किल कर रखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ओपन सर्किल फिल सर्किल का मतलब वैल्यू एक्सेप्ट होता है, वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंक्शन हुआ कि f of 2 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर कंडीशन हमारे पास ऐसा आ जाए, अब अगर कंडीशन हमारे पास ऐसा आ जाए, मान लेते हैं ग्राफिक के लिए कि वैल्यू जो है ऐसा दिया हुआ है, ऐसा, ये मान लेते हैं 2 और ये मान लेते हैं हमारा 5। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ूंगा, लिमिट का वैल्यू अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास आ रहा है 2, अगर मैं सॉरी 5, अगर मैं राइट हैंड साइड से बढ़ूंगा तब भी मेरा लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है, 5। ठीक है, मेरा राइट हैंड लिमिट भी कितना आ रहा है, 5। बट f ऑफ 2 जो है मेरा वो अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक केस हमने ऐसा देखा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दूसरा देखा हमने वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया इस केस में। ठीक है,
तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारा फंक्शनल वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट अब ये चीज देखिए, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? ये कंटिन्यूअस इसीलिए नहीं है, एक तो चलो ये वाला तो देखने में समझ में आ रहा है कि ये टूट जा रहा है यहाँ पे, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है। बट इस वाले में देखिए ये वैल्यू नहीं ले पा रहे, मतलब इधर क्या हो गया, गैप हो गया, इधर होल हो गया। अगर इधर गैप हो गया तो गैप हो गया मतलब कंटिन्यूअस है क्या? मैं इसको कंटिन्यूअसली ड्रॉ करूंगा मतलब ग्राफ ऐसा आना चाहिए, कहीं पे ब्रेक पॉइंट नहीं आना चाहिए। बट इस केसेस में क्या, हमारा ब्रेक पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। और दूसरा चीज, अब मान लो मैं ऐसा बनाता हूँ, तीसरा ग्राफ बनाता हूँ कि तीसरा ग्राफ हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। ये 2 पे और ये 5, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि f इक्वल टू 2 पे हमारा वैल्यू आ रहा है 5, और लिमिट x टेंड्स टू 2 पे f ऑफ x, ये भी हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 5। इसमें क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ रहा है, इसमें राइट हैंड लिमिट भी हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, वैल्यू जो है पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन जो है, ग्राफ जो है पूरा का पूरा हमारा कंटिन्यूअस है। तो यही हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन अगर x इक्वल टू a पे एक पॉइंट एट अ पॉइंट a, अगर a पॉइंट पे हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं तो सबसे पहले उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ वो इक्वल टू f a भी होना चाहिए, ठीक है, मैंने बता दिया। अब ये ग्राफ देख के क्या लग रहा है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, और ये ग्राफ भी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने ये भी समझाया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करने से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करे, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करे, ठीक है। बट अगर कंटिन्यूअस हमें चाहिए तो कंटिन्यूअस के लिए हमें फंक्शन वैल्यू भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन साथ में होना पड़ेगा। ये हमारा क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, ठीक है। ये भी हमारा क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो बस वही चीज हमें याद रखना है कि फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस होना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया, क्योंकि यहां से भी जाऊं तो उसी जगह पहुंचना चाहिए, यहां से भी जाऊं तो उसी जगह पहुंचना चाहिए, और एफ ऑफ टू भी निकालू तो वही जगह मिलना चाहिए, ठीक है। इसका बोलने का मतलब यह, चलिए। If f of x is not continuous at a point, it is said to be discontinuous. अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको बोलेंगे हम लोग discontinuous that point. Remark, f of x is discontinuous at x equal to a in each of the following cases. कब कब discontinuous हो सकता है? सबसे पहले limit does not exist, क्योंकि limit exist नहीं करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर मान लेते हैं अलग अलग हो गया तो वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है। तो अलग अलग में क्या हो रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सबसे पहला चीज की लिमिट पे एग्जिस्ट करना जरूरी है, ताकि वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, वहां पे पूरा का पूरा लाइन जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। दूसरा चीज, एफ ऑफ ए डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ ए नहीं डिफाइंड हुआ तो क्या आ जाएगा, देखिए कैसा ये होल आ गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं कर रहा है, तो क्या आ गया, ये होल आ गया, ठीक है। तो इसलिए लिमिट भी एग्जिस्ट कर, सॉरी वैल्यू भी एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों चीजें बराबर नहीं है तो वैसा भी नहीं होगा, उन दोनों को भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट कब कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने इधर देखा कि सारा वैल्यू जो है वो बराबर होना चाहिए तभी एग्जिस्ट कर पाता है, ठीक है। तो यानी कि लिमिट कब कब, सॉरी कंटिन्यूअस कब कब नहीं हो पाएगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा, कंटिन्यूअस एग्जिस्ट नहीं करेगा, या डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा, जब फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे, या फिर दोनों एग्जिस्ट करे बट दोनों बराबर नहीं, ठीक है। यानी कि सिंपल सा आसान सा भाषा में, जब ये पूरा का पूरा चीजें एग्जिस्ट करेगा तभी हम लोग लिमिट एग्जिस्ट बोले, सॉरी फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस बोला गया है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, हमें पता है कि कोई चीज कंटिन्यूअस कब होता है, जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a, इसके बराबर होना चाहिए,
ठीक है। इधर x क्या बोला गया, 2 पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो fx इक्वल टू दिया गया है x क्यूब, तो f ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने एक प्रोसेस निकाल रखा था, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं एल टी ए माइनस एच एच टेंस टू जीरो ऐसा लिख सकता हूँ, और राइट हैंड लिमिट को लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच ऐसा लिख सकते हैं। ए मतलब जो वैल्यू दिया गया है हमें। तो देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x यानी कि x क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, x की जगह क्या लिख सकते हैं, a माइनस एच का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट a माइनस एच क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब का मतलब क्या होता है, h टेंस टू 0। आप खुद सोचिए, a क्यूब माइनस एच क्यूब माइनस 3a स्क्वायर h प्लस 3a ac स्क्वायर, ये आना चाहिए। हाँ, तो अगर h जीरो की तरफ जाएगा तो खुद सोचिए, h जीरो की तरफ जाएगा तो ये भी जीरो की तरफ जाएगा, ये भी जीरो की तरफ जाएगा, ये भी जीरो की तरफ जाएगा। तो यानी कि फाइनल आंसर इस पे हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस सॉरी, अगर बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ a क्यूब बचेगा। ओहो, a की जगह हमने 2 ले रखा था, 2 माइनस h। ठीक है, a की जगह हमने 2 ले रखा था, 2 क्यूब माइनस एच क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू एच प्लस 3 इंटू 2 इंटू एच स्क्वायर। तो ये एच वाला जितना टर्म है जीरो हो जाएगा, क्योंकि एच अगर जीरो की तरफ जाएगा तो एच का जितना भी टर्म है सब जीरो की तरफ बचेगा। बचेगा कितना, 2 क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ इक्वल टू बराबर आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, हमारा राइट हैंड लिमिट कितना आता है। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एक्स क्यूब ये था। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट अब क्या करेंगे, इसको h में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा h टेंस टू 0 2 प्लस h का होल क्यूब। 2 प्लस h का होल क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर। तो जहां जहां h अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो जहां जहां h टेंस टू जीरो के मतलब क्या होगा, h जीरो की तरफ जा रहा है तो h क्यूब की जीरो की तरफ जाएगा, h भी जीरो की तरफ जाएगा, h स्क्वायर भी जीरो की तरफ जाएगा, और जीरो से जो मल्टीप्लाई करेगा फाइनल रिजल्ट जीरो ही आएगा। यानी कि हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखते हैं, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यूब, यानी कि कितना आ गया, 8। तो इधर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू f ऑफ 2, यानी कि 8 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू के बराबर आ जा रहा है, तो ये चीज क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देयरफॉर वी कैन से दैट x क्यूब, हेंस x क्यूब इज कंटिन्यूअस। तो हम लोग नीचे लिख भी सकते हैं कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस fx is equal to x cube is continuous at x is equal to 2। x equal to 2 पे क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आज हम लोग इतना देखे हैं, हल्का फुल्का। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे, ज्यादा नहीं है इसमें, कुछ कुछ पोर्शन डिलीटेड भी है। ठीक है, तो ये था, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं मैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। ठीक है, ये पीडीएफ में सारा का सारा सेंड कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।